हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। ये वाला आपका जो वीडियो है ये आईपीसी पे है और आईपीसी का ये आपका 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। और जिन लोगों ने भी इन 4 वीडियो को ना देखा हो तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इन 4 वीडियो को आप देखिए। जितनी इंपॉर्टेंट धाराएँ हैं वो मैं कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे बाहर ज़्यादा जाता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कवर करने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात सही है कि भाई यूपीएसआई का जो कंपटीशन है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, हमेशा ज़्यादा रहेगा। आईपीसी का जो ये पोर्शन है बहुत कम लोगों को कम लोगों को तैयार हो पाता है और परेशान भी बहुत करता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतनी मैंने बहुत सिंपल भाषा में, आप यूट्यूब पे कहीं और भी सर्च करोगे, मुझे लगता है इतनी सिंपल भाषा बहुत कम लोगों ने यूज़ की है। तो मैंने सिंपल भाषा में आपको कराने का प्रयास किया है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और अच्छे से इसको तैयार करके जाओ, ताकि जो भी 2 या 3 क्वेश्चन जो भी फंसते हैं तो आप इन क्वेश्चन से बहुत लाखों लोगों से आप आगे जाओगे। ठीक है, तो यही जो चीज़ें होती हैं कुछ जो आपको भीड़ से छांट देती हैं और आप अपनी टारगेट को अचीव कर पाओगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस इतना ही बोलना है कि आप जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो थैंक यू है ही, और जो लोग अभी तक सपोर्ट नहीं करे हैं कैसे भी तरीके से, मैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आईपीसी के मैं पूरी आईपीसी आपको कवर कराऊंगा। जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं सब कराऊंगा, एक्ट भी कराऊंगा, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार अधिनियम, यातायात अधिनियम, ये भी सब कवर कराने का प्रयास करूँगा। और एक वीडियो लास्ट में मैं ऐसा बनाऊँगा आईपीसी पे जिसमें सारी धाराएँ एक साथ इकट्ठी करके मैं उनको पूरा एक साथ कराने का प्रयास करूँगा। वो एग्ज़ाम से पहले होगा सब चीज़ और आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो चीज़। ठीक है, और अभी आप डिटेल से भी चीज़ें कर लो, नोट भी कर लिया करो, वो भी सही है। और बस आप लोगों के सहारे की थोड़ा सा ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट कर दोगे तो चीज़ें बहुत करने का मज़ा आएगा, थोड़ा सा ना अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ कर दिया करो। इससे थोड़ा सा कुछ होगा नहीं, मोटिवेशन होगा। और यूट्यूब पे अब आप प्रवेश यदुवंशी स्टडीज़ 2.0 नाम से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे अब आपको शो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज का अपना जो आईपीसी का पार्ट 5 है वो शुरू करते हैं। पार्ट 4 में जहाँ तक धारा हुई थी उसके आगे ही ये होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर एक बार देख लेना। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी किए हुए अपना वीडियो आज का शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपका धारा 86 तक हो गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से धारा 87 से हम लोग शुरू करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे अब सही दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद है। तो ये धारा 87 क्या कहती है, ठीक है, इसको समझते हैं। सम्मति से किया गया कार्य, पहले इसका कोटेशन पढ़ लो। सम्मति से किया गया कार्य जिससे घोर उपहानि या उपहाति कारित करने का ना आशय हो और ना ही इसकी संभवता का कोई ज्ञान हो। ये जो चीज़ है, अब आपको अगर इसको सिंपल भाषा में समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो चीज़ है ये खेल कूद से संबंधित है। ये जो धारा है इसका जो यूज़ है वो खेल कूद में होता है। एग्जाम्पल में आपको मैंने लिख भी दिया है, तलवारबाजी या खेल कूद। इस धारा को आप और अच्छे से समझिए कि देखिए, सम्मति से किया गया कार्य, कोई कार्य ऐसा है जो आपकी सम्मति से किया गया हो, सहमति से किया गया हो, सहमति से किया गया हो, जिसमें आपको कोई नुकसान पहुंचाने का या आपका मृत्यु करने का कोई ऐसा आशय नहीं है। ठीक है, आपकी सहमति से काम हुआ है और आपका कोई भी आशय नहीं है कि जिससे आपको कोई नुकसान हो और ना ही उसकी संभवता का कोई ज्ञान हो। अब इसमें सहमति से अगर बात करी जाए, सम्मति से बात करी जाए, तो वह व्यक्ति कौन सा, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, अगर वो सहमति देता है किसी चीज़ के लिए, अगर सहमत है, तो आप ऐसे इस चीज़ को इस धारा का लाभ आपको मिल जाएगा। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए आप इसका एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आएगा। कुछ साल पहले एक क्रिकेटर की डेथ हुई थी, फिल ह्यूज की। मैच के दरमियान, क्रिकेट के दरमियान एक बॉलर के द्वारा जब बॉल फेंकी गई तो फिल ह्यूज की सिर में लगी और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है, तो क्या उस बॉलर जो है जिसने बॉल मारी है उसके ऊपर, अगर ये चीज़ भारत में होती और कोर्ट में होता, तो क्या उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगता? बिल्कुल नहीं लगता।
क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट या गेम हो रहा है वो सहमति से होता है, ठीक है। और इसमें जो बॉलर है उसका कोई आशा नहीं है कि वो आपको डेथ कर दे या आपको नुकसान पहुँचा दे। वो बाई चांस एक ट्रेजेडी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो हो गई, वहाँ पे दुर्घटना हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। अब सहमति जो होती है वो दो तरीके से दी जा सकती है, तो अभिव्यक्ति या लिखित तौर पे भी हो सकती है या इशारों में भी हो सकती है। इशारे का मतलब आप थम्स अप का चिन्ह बनाते हो, किसी को देते हो कि भाई ओके या आई एम ओके, आप रेडी रहिए। तो जब थम्स अप का चिन्ह हो गया तो मतलब थम्स अप, तो ये चीज़ एक इशारा करती है, लेकिन आपकी उम्र उस टाइम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि वो लिखित तौर पे भी हो सकती है और इशारा दे के भी आपको बिना लिखे इशारा करके भी सहमति आपकी दी जा सकती है। अब ये जो धारा है मेन, इसका काम क्या है, तलवारबाजी या खेलकूद, इन सब में अगर जब कोई ऐसी कोई जब होता है तो आपस में क्या होता है, एक सहमति होती है। उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो उस पर इस धारा का लाभ मिलेगा और उस पर उस तरीके का केस नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं धारा 87 आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 88 क्या कहती है? धारा 88 क्या कहती है? किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, धारा 88 किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सर्वसम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, उसके व्यक्ति के फ़ायदे के लिए सबकी सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं हो। ये आपकी अगर जो धारा है वो मेन फोकस्ड है चिकित्सा के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका मरीज़ है, बीमार है, कोई रोगी है, बीमार है, उसको ऑपरेशन की तत्काल ज़रूरत है, तो अगर उनके घर वाले उन पर साइन करते हैं, सहमति देते हैं डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर जो हैं वो उसका इलाज करते हैं उसके भलाई के लिए। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ बिगड़ जाती है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या डॉक्टर पे 302 का मुकदमा लगेगा? नहीं, यही धारा उसका क्या करती है, धारा 88 उसका बचाव करती है कि जो भी काम है सद्भावपूर्वक किया गया। और हाँ, यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो जिस चीज़ का डॉक्टर है उस चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का भी इलाज कर दें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को और समझते हैं। कर्ता उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता भले ही उस कार्य द्वारा वह सासा ऐसी क्षति करता है जिससे मृत्यु हो जाती है या उसे इस बात का ज्ञान था कि वह कार्य हानिकारक है। मतलब जो करता है यानी कि डॉक्टर है, यहाँ पे आप डॉक्टर्स को सोच के चीज़ को समझिए कि उस चीज़ के लिए उसको दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि उसको ये चीज़ पता है कि मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये बहुत ख़तरनाक है, इसमें इस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, इसकी मृत्यु तक हो सकती है, फिर भी उसको वो करता है। उसका रीज़न ये है कि वो ऑपरेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं करेगा तब तो मरना श्योर है, अगर कर देगा तो एक चांस है कि वो बच जाए, और उस टाइम बेकर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये डॉक्टर्स के लिए धारा है, ये उसका बचाव करेगी। अब इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है कि कार्य जो है उसके लाभ के लिए किया गया हो। नोट, कार्य उसके लाभ के लिए किया गया हो, कार्य उस व्यक्ति की सहमति से किया गया हो जो उसकी अपहानि बर्दाश्त करेगा। मतलब समझ रहे हो, जो व्यक्ति जिसका मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसका जो घर वाले हैं, अगर उसको कुछ होता है तो उसका नुकसान किसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? उसके घर वालों को। तो उनकी सहमति से किया गया हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया फिर भी आपने ज़बरदस्ती कर दिया और कोई ऐसी चीज़ हो गई तब तो फिर हंगामा हो गई, तब तो आप दोषी हो ही गए। तो ये चिकित्सा के लिए है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट धारा क्या है? 89 क्या कहती है? देखिए, संरक्षक द्वारा, इसको समझिए, संरक्षक द्वारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, इसको कैसे क्या करना है। यह संरक्षक से क्या मतलब है और उन्मत्त व्यक्ति से क्या मतलब है, इन्होंने जिसने भी पुराने वीडियो देखे होंगे वो समझ गया होगा, ठीक है। तो ये जैसे उन्मत्त व्यक्ति का मतलब है कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और शिशु आप समझ ही रहे होंगे। तो उसकी अगर फ़ायदे के लिए, अगर उसका संरक्षक मतलब उसका जो गार्जियंस है, अगर वो कोई चीज़ करता है उसके फ़ायदे के लिए, तो क्या है ये चीज़ उस पर देखा जाएगा। इसका थोड़ा सा आवश्यक तत्व देख लीजिए कि आवश्यक तत्व में क्या क्या है।
कार्य जो है 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो। विकृत मतलब जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, और एक शिशु जो 12 वर्ष से कम आयु का है उसके व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो। कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो, कार्य बिल्कुल सद्भावपूर्वक किया गया हो जिसमें कोई भी गलत आशय नहीं होना चाहिए। और थर्ड है कार्य अभिभावक द्वारा या अभिभावक की सम्मति से उस व्यक्ति पर विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। ठीक है, और एक पॉइंट और है वो भी देख लीजिए, सहमति अव्यक्ति या विवक्षित कोई भी हो सकती है। लाइक अब इस चीज़ को देखो, समझो, एक एक पॉइंट समझते जाओ, क्लियर होता जाएगा। कि देखिए कोई एक का नामक एक पिता है, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो का क्या ए मान लो कि ए नामक एक व्यक्ति है, पिता है, अपने पुत्र को, ठीक है, साधारण रूप से उसको मारता है। साधारण रूप से क्या करता है, उसकी पिटाई लगा देता है। वो शरारत कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है तो उसकी पिटाई लगा देता है साधारण रूप से। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, अब अगर वो बच्चा जाके FIR कर दे कि पिताजी ने मुझे मारा और इस तरीके से, तो ये क्या है, ये धारा उसका बचाव करेगी, धारा 89 बचाव करेगी। ये साधारण सी बात है। ठीक है, क्योंकि पिता हमेशा आपके भले के लिए ही करेंगे जो करेंगे सो, तो पिता का रोल पिता की तरह है। तो अगर पिता ने पिता की तरह रोल किया है तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन अगर का या ए मान लो, ए अगर यहाँ पे जो ए है वो अपने बेटे को, ठीक है, कि जो ए है वो अपने बेटे को आर्थिक लाभ के लिए अगर उसको नपुंसक बना देता है कि हम इससे अब पैसा कमाएंगे, इसको थोड़ा सा गलत चीज़ों में डालेंगे, नपुंसक बना दे उसको, तो इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। या उसको गंभीर चोट पहुंचा देता है तो उसके लिए क्या, उसको दंड दिया जाएगा और इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। सेम ये चीज़ बच्चे के लिए, सेम ये विकृत व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कार्य है वो या तो अभिभावक कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, या अभिभावक की सहमति से कोई ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जो उस बच्चे पे या उस विकृत व्यक्ति पे विधिक अधिकार रखता हो, मतलब कानूनी अधिकार रखता हो। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझनी है। जो ये पॉइंट लिखा है उस व्यक्ति पर विधिक अधिकार रखने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया हो। अब यहाँ पे सहमति कैसी हो सकती है, अगर कोई अभिभावक किसी टीचर को या बच्चे को हवाले करता है तो अगर उनको वो सहमति देता है कि नहीं सर आप इनका मतलब आप इसकी पिटाई लगाओ, ये पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसे बहुत अभिभावक बोल देते हैं, तो वो सहमति लिखित तौर पे भी हो सकती है और इशारों में भी हो सकती है, बोल के भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। तो अगर टीचर अपने बच्चे को सुधारने के लिए अगर कोई गलत कर रहा है, मारता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया, और अगर वो उसको कोई आर्थिक लाभ या कोई गंभीर चोट ऐसी जो साधारण नहीं है तो उसके लिए दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो इस धारा का इतना ही सा मतलब है, संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं धारा 90। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा हम बस समझ लेते हैं, कुछ इसमें खास नहीं है। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई हो। अगर कोई ऐसी सहमति है जिसमें ऐसी चीज़ है कि इसमें भय या भ्रम हो, ज़बरदस्ती या किसी से डरा धमका के अगर सहमति ली गई है तो ये चीज़ धारा 90 उसका बचाव करेगी। ठीक है, धारा 91 क्या कहती है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध हैं। ठीक है, इसको इधर से समझ लीजिए, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध। गर्भपात, इसको धारा 91 को आप ऐसे ही याद कर लो, ये गर्भपात के लिए है, मतलब जैसे कोई गर्भपात करवाता है तो दंड उसमें जो है ये यहाँ से मिल जाएगा, ये उसी के लिए है। तो अब धारा 91 को गर्भपात नाम से भी आप याद कर सकते हो, और सीधा सीधा आपका एग्ज़ाम में पूछता है तो ऐसे ही पूछता है कि गर्भपात कारित कराना किस धारा में दंडनीय अपराध होगा या किस धारा से है, तो आप धारा 91 लगाओगे। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही याद करना है। धारा 92 समझने वाली चीज़ है, ये समझ लो। सम्मति से किया गया कार्य, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। धारा 92 सम्मति के बिना। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सम्मति के बिना, आवश्यक तत्व क्या क्या हैं ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए। कार्य किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो, कार्य मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्त संगत हो, कार्य उस व्यक्ति के सहमति के बिना हो। ठीक है, कार्य मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्त संगत हो, कार्य सद्भावपूर्वक हो,
किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया गया हो। इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है घुड़सवारी करता है, मान लो ए नामक एक व्यक्ति है, घुड़सवारी करते समय वो घोड़े से गिर जाता है, उसे गंभीर चोट आ जाती है, उसके हेड एंड सर्जरी हो जाती है, उसके गंभीर चोट आती है, उसका ब्लड बहुत बह गया है। अब उसकी तरफ से सहमति देने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर्स के पास पहुंचता है, डॉक्टर्स के उसकी जान पे आ पड़ी है। अब उसकी सहमति देने वाला कोई नहीं है कि इसका ऑपरेशन करना है, कोई सहमति नहीं दे रहा, तो डॉक्टर अपनी तरफ से भी इस चीज़ को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर्स होंगे वो बिना सहमति के भी उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, परंतु जो उसके जो कार्य है वो उसके लिए फ़ायदे के लिए किया गया हो। अब भाई उसका ऑपरेशन कराना है, उसकी जान बचानी है, तो उसके फ़ायदे के लिए तो हो ही गया, और सद्भावपूर्वक किया गया हो। ठीक है, और जो कार्य मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्त संगत हो। अगर उसके घर वालों आ सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर मान लीजिए उस टाइम उसके वहाँ कोई नहीं है उसकी तरफ से, और वो व्यक्ति खुद भी उस कंडीशन में नहीं है कि अपने बारे में सहमति दे सके, तो डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से निर्णय लेके उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनकेस अगर कोई बात हो जाती है तो यही धारा है 92। बाद में घर वाले आके अगर मान लो कोई कार्रवाई करते हैं डॉक्टर के ऊपर, तो ये उसको बचाएगा। धारा 92 ये क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा, मतलब उसको ये वो अपनी बात रखेगा कि सर इनके फ़ायदे के लिए काम किया गया था और कोई इनकी तरफ से सहमति नहीं था, उस टाइम बहुत ज़रूरी था, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था कि इनके साथ कुछ गलत हो, मैंने तो इनका फ़ायदा सोचा। फिर अगर कोई बात हो जाती है तो फिर उसके लिए ये धारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा। धारा 93 क्या कहती है, सद्भावपूर्वक दी गई सूचना। एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं, अब आया समझ में। धारा 93 सद्भावपूर्वक दी गई सूचना। अब इसमें क्या है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये डॉक्टर्स के पास जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, मान लीजिए इनको कोई गंभीर बीमारी है, इन्होंने अपना चेकअप कराया और इनको एक गंभीर बीमारी का पता चला डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने इनको एक जानकारी दी, उनका जो कि डॉक्टर का कर्तव्य है कि सर आपको इस तरीके से, आपको एक गंभीर बीमारी है, लाइक कैंसर टाइप मान लो कि गंभीर बीमारी है, और आप अब मुश्किल से आपके पास 30 दिन का समय है, या आप बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। तो जब ये चीज़ उसने इसलिए बताई ताकि आपको मतलब धोखे में ना रखा जाए, आपके जो भी काम है आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है कि आपको सही जानकारी दी जाए। अब लेकिन अगर वो इंसान जो ए है, अगर डॉक्टर की बात सुन के उसको अटैक आता है और वहीं पे मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, मतलब दी गई जो सूचना तो जो है, संसूचना जो है, डॉक्टर ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन उस व्यक्ति की हो जाती है हार्ट अटैक से डेथ। अब इसके ऊपर अगर कोई केस होता है डॉक्टर के ऊपर, तो यही धारा 93 है जो बताएगी कि सर मेरा ये कर्तव्य था कि मैं इनको असलियत जो सच्चाई है उससे रूबरू कराऊँ। वो इत्तेफाक की बात है कि उनकी डेथ हो गई, तो ये चीज़ उसको, डॉक्टर को बचाने का काम करेगी। ठीक है, अब धारा 94 क्या कहती है, समझ गए होंगे। 94 क्या कहती है कि वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जिसमें, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है यदि मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कुछ डाकू लोग हैं, रात में चोरी करने के लिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा, मान लीजिए कुछ डाकू लोग हैं रात में चोरी करने के लिए निकले और उनको ताला तोड़ने की व्यवस्था नहीं है उनके पास। उन्होंने एक सड़क पे ही एक झोपड़ा है जिसमें एक लोहार रहता है, तो उन्होंने रात में ही लोहार को जाके मतलब जो है बंदूक लगा दी और कहा कि चल मेरे साथ चलो और ताला तोड़ो, चल के नहीं तोड़ोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। तो उसको अपनी टोली में क्या कर लिया, शामिल कर दिया, और रात भर उससे ताले तोड़वाए, खूब चोरियाँ की। इत्तेफाक से ये सारे के सारे पकड़े जाते हैं। तो लोहार के द्वारा ये बात कोर्ट में रखी गई कि सर मुझे ज़बरदस्ती घर से उठाया गया था और मतलब मेरे जो भी है वो काम मुझ पे बहुत ही डरा धमका के, धमकियों द्वारा विवश करके करवाया गया है। ठीक है, तो उसको इस धारा का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पे उसके जीवन संकट का धमकी देकर, पूरा जीवन संकट की धमकी दी गई थी कि आप अगर ताला नहीं तोड़ोगे तो हम आपको गोली मार देंगे। तो इस धारा का 94 का उसको बचाव मिल जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा किया गया मेरा नहीं है, अगर मुझसे उसको ज़बरदस्ती करवाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये धारा समझ आई होगी। धारा 95 देखते हैं। ये तुच्छ
अपहानि कारित करने वाले कार्य हैं। 95 को तुच्छ अपहानि नाम से आप याद कर सकते हो। विधि जो होती है तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। लाइक अगर कोई छोटी मोटी बात है कि किसी ने किसी का गाल खींच दिया, किसी ने किसी का हल्का सा थप्पड़ मार दिया और आप चले आए कोर्ट में, तो इतना टाइम नहीं है कोर्ट के पास, या आपकी छोटी छोटी बातें, तो कोर्ट ये मानती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो उस कार्य से उत्पन्न होती है, क्योंकि इतना तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करे। साधारण सी सोच या मामूली सी जो समझ है, अगर स्वभाव वाला आदमी उसकी शिकायत ना करे तो विधि जो है तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। बस आपको इतना ही याद करना है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य, इतना ही आपको याद करना है, इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, यूपीएसआई में पूछा हुआ है 96 से 106। मतलब ये प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों, प्राइवेट प्रतिरक्षा से रिलेटेड धाराएं हैं, और आपको जो जानकार है पता होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा से एक सवाल आता ही आता है यूपीएसआई में। धारा 96 क्या कहती है? कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आपको समझना है प्राइवेट, इस जो धारा 96 है इसमें आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातों बताई गई हैं। यह धारा आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बताती है। विधि का मानना है कि हर व्यक्ति का जीवन क्या है? बहुमूल्य है। अतः किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे कार्यों को सहन करना जिनसे शरीर या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, इसको समझिए, शरीर या संपत्ति को खतरा उत्पन्न हो जाए, विधि की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जाता। आत्मरक्षा से तात्पर्य अपनी रक्षा से है, अर्थात आक्रमणकर्ता के रूप में आत्मरक्षा के अधिकार का लाभ नहीं लिया जा सकता। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि आप अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि प्रत्येक जीवन बहुमूल्य है, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा हमला करता है जिससे आपकी शरीर या संपत्ति को नुकसान हो, खतरा उत्पन्न हो जाए, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हो, ठीक है। विधि के न्याय से ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है कि कोई किसी के ऊपर हमला करे और कोई खड़ा देखता रहे। तो ये चीज़ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपको आपके लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आपको इस धारा का लाभ तभी मिलेगा जब आप खुद प्राइवेट प्रतिरक्षा में हो। आप ऐसा नहीं, आक्रमणकर्ता के रूप में आपको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आप खुद ही एग्रेसिव हैं, ठीक है, तो ये चीज़ का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और वो चीज़ देखेंगे, धारा 97 पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 97। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। साथ ही साथ ऐसे अपराध जो संपत्ति के विरुद्ध हैं, जैसे चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार के लिए, इसको ऐसे करते हैं, अब देखिए, चोरी, लूट, रिष्टि, आपराधिक अत्याचार के लिए अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वह अचल हो या चल हो, उसकी रक्षा करना। अब इसको सिंपल भाषा में समझो। शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, देखिए, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की, ठीक है, किसी अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है। अब देखिए, चोरी, लूट, ये सारी धाराएं हैं, अभी जब आगे आएंगी तो पढ़ाएंगे। आपराधिक अत्याचार ये सब हैं। रिष्टि क्या होता है, ये आपको नया वर्ड दिखाई दे रहा होता है। रिष्टि में आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए और किसी को फ़ायदा ना हो। जिस व्यक्ति का नुकसान किया है उसने नुकसान तो कर दिया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब जैसे किसी का झोपड़ी है, झोपड़ी में कोई इंसान रह रहा है और उसकी झोपड़ी जला दी, तो किसी की झोपड़ी जला दी तुम्हें क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसका तो नुकसान हो गया ना। तो यही रिष्टि है, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। अब यहाँ पे संपत्ति से मतलब ये है, आपकी संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की हो सकती है। अचल संपत्ति कौन सी होती है? अचल संपत्ति आप ऐसे जिसको आप, जैसे आपका घर है, खेत है, ठीक है, जिनको क्या है, अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में जो एक जगह से दूसरी जगह आप उसको ले जाया जा सके। जैसे आपकी कुर्सी, मान लो कार, मेज, सोने के आभूषण हैं, ये सारे क्या हैं, जिनको ले जा सके, चल संपत्तियां हैं। तो इनकी रक्षा का अधिकार आपका है। आप इसकी, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपके शरीर या संपत्ति की कोई हमला करता है, तो आप अपनी प्राइवेट रक्षा में उसको बचा सकते हो, उसकी चीज़ें कर सकते हो। कहाँ तक मतलब इस चीज़ को कर सकते हो, ये हम लोग आगे इस चीज़ को नेक्स्ट धारा में देखते हैं, ठीक है। धारा 98, इसको समझो।
धारा 98 क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हैं। ये जो धारा है 82, 83, 84, 85, ये सारे आप पढ़ोगे पार्ट 4 पिछले वीडियो में तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जो इस धारा में है, ये सारे के सारे, इस सभी के सभी जो वैलिड हैं, सारे के सारे पात्र वैलिड हो जाएंगे। 82 क्या था, आप जो पढ़ा होगा, पिछले वीडियो देखे होंगे तो वो समझ जाएगा, ठीक है। 7 वर्ष से कम और 12 वर्ष से कम और विकृत व्यक्ति का काम और 85 अनैच्छिक मतदाता। तो ये इतने जितने भी इन धाराओं के जो पात्र हैं वो इस सारे में वैलिड होंगे, मतलब इनके खिलाफ आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। लाइक अगर कोई पागल व्यक्ति आपको मारने का प्रयास करता है तो उनके लिए भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है कि आप इनसे बचें। लाइक अगर उसने ईंट मारी आपको या कुछ करने का, मान लो कोई पागल व्यक्ति है और पागल व्यक्ति को सज़ा नहीं हो सकती अगर वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं और वो बंदूक लिए खड़ा है, तो आप अपनी रक्षा में भी उसको कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं उससे। कोई बच्चा है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे में है, ठीक है, तो उन लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको भी ये लाभ दिया गया है कि आप अपनी उनसे प्राइवेट प्रतिरक्षा में उससे आप रक्षा कर सकते हो। लाइक अगर उसने गोली आपके ऊपर तान ली है पागल व्यक्ति के, तो आप पे अगर गोली है तो आप चला सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर युक्त ये लगता है कि मेरी जान पे बात आ गई है, अब अगर इसने घोड़ा दबाया तो मैं मरना तय है, और आप ऐसी कंडीशन है, भले वो व्यक्ति पागल है, तो उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, धारा 98 आपको देता है, ठीक है। इसमें सारे पात्र वैलिड हैं 82, 83, 84, 85 के। जिसने ना समझा हो वो पिछले वीडियो देखेगा तो ये धाराएं समझ जाएगा। धारा 99 क्या कहती है, इसको देखते हैं। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ये लोक सेवक पुलिस विभाग के लिए है, पुलिस प्रशासन के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके प्रति आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लाइक अगर कोई व्यक्ति लोक सेवक है, सद्भावनापूर्वक अपने कार्यों को संपादित करते हैं, ऐसी स्थिति में यदि वह अपने पदाभास इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, मतलब अगर ये अपनी ड्यूटी के दरमियान है, अपनी ऑफिस ड्रेस में हैं, लाइक वर्दी में हैं, रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब अगर कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी सद्भावनापूर्वक कर रहा है और अगर वो उसके सामने आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। लाइक आप अगर उसने आपको थप्पड़ मारा तो ऐसा नहीं कि आप भी उसको तुरंत रिप्लाई करेंगे कि हमारा अधिकार है। तो कुछ ये एक्सेप्शनल हैं, लोक सेवकों के प्रति आपके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार आपके थोड़े से वर्जित हैं। तो ये चीज़, लेकिन इस पर भी कुछ शर्तें हैं वो आपको समझनी है कि अब लोक सेवक किस हद तक मतलब इसका चीज़ का वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ बोली गई है कि ककड़ी के चोर को तलवार से नहीं काटा जा सकता। मतलब जिसके लिए जितना आवश्यक हो किसी भी दिशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रस्ताव उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने तक का है जितनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मतलब कितना भी किसी ने मान लो किसी के खेत से मान लो ककड़ी चुराई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी गर्दन काट दूँ। ये चीज़ समझना है। अब मान लीजिए चौराहे पे कोई व्यक्ति शोर शराबा कर रहा है, दारू पी रहा है और उसमें शोर शराबा कर रहा है, तो उसको अब ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जाके उसका एनकाउंटर कर देंगे। उसको उतनी हानि कर सकते हैं, लाइक उसको थप्पड़ मार सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसा नहीं कि आप उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कि ककड़ी के चोर को आप तलवार से काट दें, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें दिया गया है। धारा 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई हुई है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहती है धारा 100। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कार्य करने तक का होगा। मतलब आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी की मृत्यु तक कर सकते हैं, कब किसी की डेथ तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कब कर सकते हैं। लोक सेवकों में दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए, धारा 99, तो धारा 99 है उसके प्रावधानों के रहते हुए अगर कोई व्यक्ति हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का है, यदि वह निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी के अंतर्गत आता है। लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति की आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कब किसी की डेथ तक मार तक सकते हो। वो ये जो कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आप कुछ आपको दिए गए हैं, उतने तक आप अगर हो तो आप उनकी डेथ तक कर सकते हो। लेकिन जो धारा 99 लोक सेवक उसके प्रावधानों के रहते हुए, ऐसा नहीं है कि लोक सेवकों के प्रति भी आप कर सकते हो। मतलब लोक सेवकों को इस चीज़ में थोड़ा सा मतलब ये भी जो चीज़ है जो धारा 99 में बताई गई है कि ककड़ी के चोर को आप तलवार से नहीं काट सकते हो, लाइक। तो अगर ऐसी जब बाकी विकट परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ हों और ये जो कंडीशंस हैं वो जो आगे आने वाली हैं,
जो बताई गई हैं, अगर ऐसी बहुत ही विकट परिस्थितियाँ हों तब आप किसी की डेथ तक कर सकते हो। तो पहला क्या है वो समझते हैं। ऐसा कोई हमला है जिससे युक्त रूप से आशंका है कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। अगर किसी व्यक्ति ने आप पे कोई ऐसा हमला किया है, लाइक आप पे पिस्टल लगा ली और वो घोड़ा दबाने ही वाला है और आपको पता चल रहा है कि ट्रिगर दबाने वाला है और उसको लग रहा है कि अब हम मर ही जाना है, तो आप ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी है बचाव लायक तो आप उस व्यक्ति की डेथ तक कर सकते हो। कोर्ट में साबित होना चाहिए, आपका धारा का लाभ मिल जाएगा। दूसरा क्या कहता है, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका हो कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहाती होगा। लाइक अब कोई ऐसा हमला कर रहा है, मान लो तलवार लिए है और उसने चला दी आपके ऊपर, अगर वो तलवार आपको मतलब आपको पता है कि ये तलवार लगी मेरे तो हमको मरना श्योर है, मतलब हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लाइफ की मतलब पूरा जीने मरने का सवाल है, तो आप उस कंडीशन में भी अपना बचाव कर सकते हो और अगर डेथ भी कर देते हो तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तीसरा कहता है बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। अगर युक्त रूप से ये आशंका हो गई कि इनका जो उद्देश्य है वो बलात्कार का है किसी महिला के लिए, तो कोई महिला चाहे तो इस चीज़ को डेथ में भी कन्वर्ट कर सकती है, उसका अगर मर्डर भी कर देती है तो उसको इसमें छूट मिल जाएगी। ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा। अगर कोई ऐसा हमला है, अननेचुरल लस्ट है कि तृप्ति से किया गया हमला, जो मतलब जो चीज़ें अप्राकृतिक हैं, आप समझ सकते हो। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा मतलब कोई बच्चा है, लड़का ही है मान लो, और कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान अगर उसके साथ कुछ गलत करने का या यौन शोषण करने का कोई प्रयास करता है, ऐसा हमला होता है, तो अगर कोई युक्त रूप से अगर ऐसी आशंका है, बच्चा हो या कोई भी हो, अगर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा जैसा अननेचुरल लस्ट जैसी कोई बात होती है, आपको लगता है इसका हमला ऐसा है, तो आप उसकी डेथ तक कर सकते हो। ठीक है। 5 क्या कहता है, विपरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। तो विपरण किडनैपिंग होती है, 16 साल तक के लिए होती है, और अपहरण दूसरी चीज़ होती है। तो आपको इतना समझना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि अपहरण जैसी कोई चीज़ होती है, विपरण या अपहरण जैसी, तो आप भी इसमें डेथ कर सकते हो। 6वां आपका क्या कहता है, सदोष परिरोध किया जाए। लाइक लोक सेवकों की सहायता के लिए सदोष परिरोध किया जाए, मतलब सीधा सा बात है। 6वां आपको ये कहता है कि सदोष परिरोध किया जाए लोक सेवकों की, जहाँ पे सहायता आपको ना प्राप्त हो सके। आप इसको और अच्छे समझोगे तो आप ऐसे देख लो कि कोई ऐसी जगह, मान लो अगर कोई ऐसी जगह है, इसको ऐसे समझो, अगर मान लो ये कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी व्यक्ति नहीं है और आपको यहाँ पे आपको बंदी बना के रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई तरीका नहीं है कि आप किसी से संपर्क कर सको, हर तरीके से आप विवश हो, और ऐसे टाइम पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको पहले तो किसी की हेल्प नहीं मिल सकती, किसी भी लोक सेवक की हेल्प नहीं मिल सकती, कोई पुलिस प्रशासन की हेल्प नहीं मिल सकती है, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तब आप कोई भी सहायता ना प्राप्त कर सको, तब आप ऐसी कंडीशन में भी किसी का मृत्यु कार्य तक कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आप समझिए, 7वां है आपका तेजाब फेंकने द्वारा। ये बाद में जोड़ा गया था आपका, एक सेकंड रुकिए यहाँ पे, हाँ 7वां आपका है तेजाब फेंकने द्वारा। ये आपका 2013 में आपको बाद में जोड़ा गया, जब ये तेजाब हमलों के लेके बहुत वो हुआ। तो अगर कोई ऐसा हमला है जो अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करता है, मतलब फेंकने का किसी पे प्रयास करता है, तो क्या होगा, तो वहाँ पे भी आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें चीज़ें बताएंगे, अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपाहति कारित होगी। अगर ऐसा कोई हमला है जिससे तेजाब फेंकना या कोई अम्ल या कोई एसिड अटैक हो, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, डेथ तक, मृत्यु कारित करने तक का प्रावधान किया गया है। तो ये थी धारा आपकी 100। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये जो धाराएं हैं मैंने प्रयास किया है आपको बताने का। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो धाराएं आप इनको जो है सीधे से आप इनको आप चाहोगे तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है। और समझ भी सकते हो, 1-2 बार इसको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि किताबों की जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अभी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जितनी भी हैं, जो भी हैं, जितना ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा मैं करवाने का प्रयास करूँगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है। अभी आपका चोरी, डकैती, लूट, मर्डर, हत्या, आपराधिक अत्याचार जितनी है सब कुछ करवाऊँगा।
मानहानि, झारखंड, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब कराऊंगा। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन, पूरी उम्मीद रहेगी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़ी फ़ायदा करने वाली है, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, आपके थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा। मेरे पास कोई अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि मैं लाइव नहीं आ सकता, और मोबाइल और इन्हीं से वीडियो बनाता हूँ। कुछ अभी मेरे पास फैकल्टी नहीं है। अगर इन फ्यूचर कुछ होगा तो बिल्कुल आपके लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे और चीज़ें सुधरेंगी। अभी तो हाल फिलहाल जो है मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास चीज़ें अभी नहीं हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। मैं बहुत कुछ करने का प्रयास करूँगा आपको, और आपसे भगवान से दुआ करूँगा कि आप सारे के सारे लोग सेलेक्ट हों। जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आप सारे के सारे लोग सेलेक्ट हों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये प्रयास करूंगा कि जितनी भी आईपीसी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो उन सारे के सारे एक वीडियो में कवर करूंगा। सारी धाराएं एक बार में रिवाइज करवाऊंगा, और बाद में मैं बताऊंगा कि ये याद कैसे रहने वाली है। इनका तरीका बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको याद कर। अभी तो सिर्फ हमें पढ़ना है, डिटेल से चीज़ें समझ लेनी है। उसके बाद याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कौन सी धारा आपको कैसे याद रखनी है, इतनी सारी धाराएं कैसे माइंड में टिकेंगी। तो टिकने का प्रयास करेंगे कि कैसे, क्योंकि करता इंसान ही है, आप ही करोगे, तो प्रयास ये रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को, जो लोग भी सपोर्ट किए हैं उनको तो मैं थैंक यू बोलूँगा बहुत ज़्यादा दिल से, उनके लिए धन्यवाद। और जो लोग प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इतनी मेहनत पे आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट। ठीक है, तो अब बस आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आपकी। और उम्मीद करते हैं आप लोग घर में होंगे, स्वतंत्र होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसी साल होगा। 10,000 वैकेंसी बहुत होती हैं। एक जॉब, एक एग्ज़ाम में आपको सीधा 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। तो आप समझिए, आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सपोर्ट। ठीक है, और हम दुआ करते हैं कि आप सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।